तो एमएसएमई ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, क्या माइंडसेट होता है जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहे हैं? वो ऑपरेटर माइंडसेट पे काम करते हैं, वो ओनर माइंडसेट पे काम नहीं कर पाते हैं। जब जब हम बिजनेस ओनर्स को देखते हैं, उनके साथ तकलीफ ये है कि वो सब काम खुद करना चाहते हैं। वो खुद ही फाइनेंस संभालना चाहते हैं, खुद ही सेल्स देखना चाहते हैं, खुद ही परचेज, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स और कोई भी और काम है वो खुद करना चाहते हैं, डेलीगेट नहीं करना चाहते हैं। तो जितने बिजनेस ओनर है वो खुद जब बनाते हैं काम को और डेलीगेट करने में उनको लगता है कि यार मैं इनको दूंगा तो ये काम सही से होगा नहीं। कारण 3 है जी। पहला, द कंट्रोल पैराडॉक्स। उन्हें ऐसा लगता है कि जब डेलीगेट किया हमारा कंट्रोल कम हो जाएगा, हमारी अथॉरिटी कम हो जाएगी। और दूसरा है, पर बिजनेस जो भी कर रहा है, आप लोग इतने लोगों को बिजनेस सिखाते हैं तो स्ट्रेसफुल जॉब है, तो वो कैसे मैनेज करे उस स्ट्रेस को ताकि बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प मिल जाए? हम घर जाते हैं, हम हॉलिडे पे जाते हैं तो बिजनेस साथ जाता है। कियोस जो हम क्रिएट करते हैं अपने बिजनेस में, उसकी वजह से स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस से कियोस होता है और कियोस से फिर स्ट्रेस होता है। ये एक लूप है। डॉक्टर सौरभ सर, जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर कैसे हैं सर आप? प्लेजर इज ऑल माइन टू बी हियर। थैंक यू सो मच। एक बिजनेस कोच है, जी बिजनेस मेंटर है, जी बिजनेस ऑनर्स को आप बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं, जी। बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे ले जाना सिखाते हैं। पॉडकास्ट की शुरुआत थोड़ी सी ड्रामेटिक हो सकती है। क्यों हो सकती है सर? क्योंकि आप ऑटो पायलट की बात करते हैं और मैंने एक सवाल पूछा था Naukri.com के फाउंडर संदीप बच्चंदानी सर से। मैं कहा सर, आपने आज तक कोई बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे जाते हुए देखा है, या आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे है? क्या सेल्स अब कुछ अपने आप आ रही है? आपके पास 1,000 लोग हैं सेल्स वाले, स्टिल आप काम कर रहे हो। तो अभी उन्होंने मेरे को पूछा, अभिषेक क्या आपने देखा है? मैंने बोला मैंने तो नहीं देखा सर। तो बोला मैंने भी नहीं देखा है। तो यहीं से शुरुआत करेंगे इस पॉडकास्ट की सर, कि क्या वास्तव में एक बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे आ सकता है, और ऑटो पायलट का मतलब होता क्या है सर? कुछ 500 साल पहले या कहीं 1000 साल पहले सोचा जाता था कि धरती स्ट्रेट है, बट धरती स्ट्रेट नहीं थी, धरती गोल थी। तो कोई चीज जो हमने अनुभव नहीं करी है, जो नहीं देखी है, उसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। ऑटो पायलट अचीवेबल है, वेरी मच अचीवेबल है, लेकिन इसको करने के लिए चाहिए तपस्या। एक बिजनेस ओनर को कुछ महीने की तपस्या करनी पड़ती है जिससे कि वो अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पर चला सके। और ऐसी क्या तपस्या होगी सर वो? इसमें बहुत सी स्टेप्स हैं तपस्या के। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से। माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ता है, लिमिटिंग माइंडसेट को हटाना है, लिमिटिंग बिलीव्स को हटाने हैं। उसके बाद सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। योर बिजनेस इज एज एफिशिएंट एज यू आर। जितने हम एफिशिएंट हैं उतना ही एफिशिएंट हमारा बिजनेस होने वाला है। तो अपने ऊपर काम करना होगा। अ लॉट ऑफ पीपल मेक मिस्टेक्स। लोग क्या करते हैं, बिजनेस में बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उससे कम हार्ड वर्क अपने आप को चेंज करने में लगेगा। अगर अपने आप को बदल लिया तो बिजनेस अपने आप बदल जाएगा। कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को मेंटर करते हो, कोचिंग देते हो जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जिन्होंने बीबीए करी, एमबीए करी? क्या उनको सेल्फ लर्निंग हमेशा करते रहने पड़ेगी तभी वो एक अच्छे बिजनेसमैन बन पाएंगे? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है कि जब हम फॉर्मल एजुकेशन से बाहर आ जाते हैं, बीबीए कर ली, एमबीए कर ली, फॉर दैट मैटर बीबीए एमबीए करी या नहीं करी मैटर नहीं करता, फॉर्मल एजुकेशन से बाहर आ गए तो हमारे पास सीखने के अवसर घटते चले जाते हैं। 2 तरीके हैं सीखने के, या तो ठोकर खाकर सीख लो, या सीख लो कि ठोकर ना लगे। मैं ये मानता हूं, मोटी मोटी बात यह है कि सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बदल रहे हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी बदल रही है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन बदल रही है, कस्टमर बिहेवियर बदल रहा है, सोसाइटी बदल रही है, लैंग्वेज बदल रही है, माइंडसेट बदल रहा है। हर चीज बहुत तेजी से बदल रही है, हमारी कल्पना से तेज। आज रात हम सोते हैं, कल सुबह उठते हैं, विश्व भर में कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा इनोवेशन हो जाते हैं। चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। आपसे सवाल है, अभिमन्यु था चक्रव्यूह में महाभारत में, जब वो फंसा तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में फंसने पर अपने सर पर क्या उठाया था? चक्री उठाया था? चक्र उठाया था, ऊपर रथ का पहिया ही उठाया था। रथ का पहिया यानी कि व्हील। इसका मतलब 7000 साल पहले इंसान के पास व्हील था, लेकिन सिर्फ 150 साल पहले ऑटोमोबाइल आया। सो फ्रॉम व्हील टू ऑटोमोबाइल हजारों साल लगे, लेकिन जैसे ही ये क्रांति आई है पिछले 100 सवा 100 सालों में, इंसान रुका नहीं है।
चीज़ें बदलती चली गई हैं। अंतरिक्षयान, आप चाहे किसी प्लेनेट पे चले जाएँ, चंद्रमा पे जा रहे हैं, हम एआई कर रहे हैं, हम इंटरनेट चला रहे हैं। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। पिछले 10-20 सालों में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलीं, अगले 20-30 सालों में और भी तेज़ी से बदलेंगी। क्योंकि बदलाव इतनी तेज़ी से हो रहा है, तो ये ज़रूरी है बिज़नेस ओनर के लिए कि बदलते समय के साथ खुद को बदलना, नई चीज़ों को सीखना, अपनी सीखी हुई चीज़ को और बेहतर करना, नहीं तो हम बहुत जल्दी इर्रेलेवेंट हो जाएँगे। बट सौरभ सर, जब भी मैं जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर के साथ बात करता हूँ, ऑलमोस्ट 400 प्लस फाउंडर के साथ मैं बात कर चुका हूँ, और जितना भी मार्केट रूल हो रहा है वो ओल्ड स्कूल वालों की वजह से हो रहा है कि यार हम तो ओल्ड स्कूल वाले हैं। हम जैसे मैं भी आज देखो, मैं आज आईपैड लेके नहीं बैठा हूँ, मैं भी आज पेन और पेपर लेके ही बैठा हूँ। और जितने भी बड़े फाउंडर्स हैं वो ओल्ड मेथड ही यूज़ करके बिजनेस बना रखा है। जितने भी मारवाड़ी देखोगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन देखोगे, वो ओल्ड मेथड के थ्रू बिजनेस बना रहे हैं। तो यंग जनरेशन को ऐसा क्या कर लेना चाहिए कि नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके वो फास्ट ग्रो कर जाए? क्योंकि आज की तारीख में जो बिजनेस बन रहे हैं वो थोड़े कम फास्ट फास्ट तो बन रहे हैं, पर पैसा नहीं बना पा रहे, वेल्थ नहीं बना पा रहे, मनी तो बन कर रहे हैं। तो अगर कोई बंदा नया चीज़ें सीखना चाहता है तो क्या-क्या चैलेंजेस इसको आते हैं? चैलेंजेस बहुत से हैं। देखिए, सीखने के मैं कहूँगा 5 मेजर चैलेंजेस हैं। पहला, कंफर्ट ज़ोन। हम एक सोसाइटी में पैदा होते हैं, एक वैल्यू सिस्टम के साथ, यानी कि एक सोशो कल्चरल बैकग्राउंड से पैदा होते हैं, उससे हमारा वैल्यू सिस्टम बनता है। और फिर हम उस वैल्यू सिस्टम के साथ दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं, तो हमारा माइंडसेट होता है और एक हमारा डेली रूटीन होता है। ये तीनों मिलकर हमारी एक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बताते हैं। वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे आप काम करते हो, वही आपका देसी भाषा में कहा जाए तो कंफर्ट ज़ोन है। जब तक एक इंसान सोचे मैं कंफर्ट ज़ोन में रहूँगा, वो कुछ नया नहीं सीख सकता। और दूसरी चैलेंज जो सबसे बड़ी है, वो है एटीट्यूड की प्रॉब्लम। स्मॉल मीडियम इंडियन बिजनेस ओनर्स अक्सर ये सोचते हैं कि हमें मत सिखाओ, हमें सब आता है। ये तो ऐसा ही होता है, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा ही चलता है। जहां हमने फर्ज करें ये कप ऑफ वाटर है, अगर ये पूरा भरा है तो क्या आप इसमें और पानी डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। जब तक पुराना पानी निकलेगा नहीं, आप और पोरे नहीं कर सकते। हमें कुछ नया सीखना है तो पहले अनलर्न करना होगा। पहले जो अपने लिमिटिंग बिलीफ्स बना रखे हैं, लिमिटिंग माइंडसेट बना रखा है, उसको इरेज करना होगा ताकि हम रिसेप्टिव हों नई इंफॉर्मेशन के लिए, नई नॉलेज के लिए। तो ये मैंने आपको 2 चैलेंजेस बताए। तीसरा चैलेंज है फियर ऑफ लर्निंग। अक्सर लोग डरते हैं, हम सीखेंगे कैसे? तो मैं ये कहता हूं कि जब आप बच्चे थे, तो आपने चलना सीखा, आपने बोलना सीखा, आपने गाड़ी चलानी सीखी। आप कुछ भी सीखते हैं 4 स्टेजेस से निकलते हैं। पहली स्टेज होती है अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट, यानी कि फर्ज करें आप बच्चे थे, 2 साल के थे, आप अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ी में जाते थे और आप देखते थे गाड़ी चलती है, लेकिन आपको नहीं पता था ये कैसे चलती है। यू वर अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट। फिर आप 7-8 साल के हुए, आपको पता लगा क्लच क्या करता है, ब्रेक क्या करता है, स्टीयरिंग क्या करता है, इंडिकेटर क्या करता है। आप बने कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट। फिर आप हुए 18 साल के, आप ड्राइविंग स्कूल गए या आपके फादर ने या ब्रदर ने आपको गाड़ी चलाना सिखाया। याद है वो टाइम? दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ते थे, बहुत कॉशियसली दाएं बाएं मुड़ते थे, इंडिकेटर देने से पहले 100 बार सोचते थे और पूरा फोकस गाड़ी चलाने पर करते थे। आप थे कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। आप कॉन्शियस एफर्ट करते थे और कॉम्पिटेंस अचीव करते थे। आज सुबह जब आप इस स्टूडियो में आए हैं, तो आपने सोचा नहीं है कि गाड़ी कैसे चलाई है। आप फोन पे भी बात करते हैं, म्यूजिक भी सुनते हैं, कुछ और सोचते हैं और एक हाथ से गाड़ी चलाते आ जाती। अब आप बन गए हैं अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। मसल मेमोरी बन गई है। हमें कुछ सीखना है, कुछ भी हो, एनी स्किल, इन 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। लोग एक स्टेज पर होते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम कहाँ खड़े हैं, इसलिए क्विट कर देते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। इफ यू आइडेंटिफाई कि आप कौन सी लोकेशन पर खड़े हो, किस फेज में खड़े हो और आपका आगे का मैप क्या है, तो आप क्विट नहीं करोगे, आप कोई भी स्किल के ऊपर हुनर पालोगे। चौथा चैलेंज है फियर ऑफ फेलियर। हम डरते हैं कि कुछ नया करेंगे तो फेल हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने 10,000 बार फेल हुए, तब जाकर इलेक्ट्रिक बल्ब बना पाए। व्हाट इफ कि वो 9,999 बार कहते कि बस अब और नहीं, छोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब तो हमें मिलता, लेकिन उस पर थॉमस अल्वा एडिसन का नाम ना होता। इसलिए ये जरूरी है कि क्विट नहीं करना,
अगर आपको फेलियर मिलता है तो उसको लर्निंग की तरह लो और आगे बढ़ो। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ एवेन्यूज। क्यों हम कुछ नहीं सीख पाते? क्योंकि हमारे पास ऐसे एवेन्यूज नहीं है। हम आप जब दोस्त बनाते हैं तो हमारे नेबर्स हमारे दोस्त बनते हैं, हमारे स्कूल के सहपाठी हमारे दोस्त बनते हैं, हमारे कॉलेज के दोस्त दोस्त बनते हैं, हमारे ऑफिस के पीयर्स हमारे दोस्त बन जाते हैं। डू वी रियली मेक कॉन्शियस एफर्ट कि ऐसे लोगों के साथ दोस्ती की जाए जो हमसे ज्यादा समझदार हैं, हमसे ज्यादा एम्बिशियस हैं, हमसे बड़ा विजन रखते हैं? नहीं। एज अ ह्यूमन हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने ग्रुप में सबसे समझदार हों, और यहीं हम फेल हो जाते हैं क्योंकि हम सारे दरवाजे बंद कर देते हैं कुछ सीखने के। सॉक्रेट्स ने कहा है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो बी द मोस्ट फुलिश गाय इन द रूम, बिकॉज देन यू हैव स्कोप टू लर्न फ्रॉम अदर्स। अगर आप अपने ग्रुप में ऐसे हो जिसको जो सबसे कम जानता है, तो ही तो आपके पास स्कोप है बड़े लोगों से सीखने का। सो कॉन्शियस एफर्ट कीजिए कि ऐसे लोगों की संगति कीजिए जिनसे आप कुछ सीख पाएं, रादर देन जस्ट बाय चांस हमारी दोस्ती हो गई। तो ये 5 चैलेंजेस हैं सीखने के लिए। कुछ 20 दिन पहले ही सर एक किसी यंग एंटरप्रेन्योर का मैंने पॉडकास्ट लिया, बहुत यंग 22 ईयर ओल्ड है वो। सो ही कम्स फ्रॉम वेरी स्मॉल सिटी फ्रॉम चेन्नई में कहीं पे कोई होगी। सो उनके फादर वगैरह का ज्वेलरी का बिजनेस है, एमएसएमई है, मतलब अच्छा पकड़ है, नाम है वहाँ पे, पैसा भी बना लिया एकदम ठेठ सॉलिड तरीके से, जो पेट बना लेते हैं कि हाँ एमएसएमई में हमने हमारा नाम बना रखा है, सब लोग हमको जानते हैं, अगर बस स्टॉप पे उतारोगे और हमारा नाम लोगे तो वो आपको मेरी दुकान तक लेके आएगा, इस तरह का माहौल उन्होंने बना लिया। अब उनका जो बच्चा आया नया, बोला कि पापा और कुछ करना है अपन को लाइफ में, बट वो एक रिलेक्टेंट माइंड सेट उनका कि नहीं यार अपने को जो कर रहा है और अपना सब सेट चल रहा है, दादाजी ने कर लिया, मैंने भी कर लिया, अब तू भी यही करेगा तो सेट चलता रहेगा। एक माइंडसेट एक और बना रखा है, बट वो कुछ और करना चाहता है। तो उनके पापा मतलब जो अभी एमएसएमई है, तो वो स्केल नहीं कर पा रहे, बहुत वजह उसी सिटी में है, वो बोलते हैं कि यार इतना ही कर लेंगे, 50-60 करोड़ का बिजनेस कर लिया ओके है, बट उसको वो और बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, पैन इंडिया तक पहुंचा सकते हैं, पर वो नहीं कर पा रहे। तो एमएसएमई ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, क्या माइंडसेट होता है कि जिसकी वजह से वो उस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल के अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहे हैं? वो ऑपरेटर माइंडसेट पे काम करते हैं, वो ओनर माइंडसेट पे काम नहीं कर पाते हैं। जब जब हम बिजनेस ओनर्स को देखते हैं, उनके साथ तकलीफ ये है कि वो सब काम खुद करना चाहते हैं। वो खुद ही फाइनेंस संभालना चाहते हैं, खुद ही सेल्स देखना चाहते हैं, खुद ही परचेज, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स और कोई भी और काम है वो खुद करना चाहते हैं, डेलीगेट नहीं करना चाहते। लिटिल डू दे रियलाइज कि डेलीगेशन करते ही उनके पास वो एक्स्ट्रा टाइम आ जाता है, वो बैंडविड्थ आ जाती है, जिससे कि वो ग्रोथ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर कर सकते हैं। तो कैसे पहचाने कोई कि ये काम डेलीगेट करना चाहिए और ये काम डेलीगेट नहीं करना इसके लिए बहुत ही केयरफुली हमने एक टास्क आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज को डिजाइन किया है, जिसमें हम जो हमारे कोर्स के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके साथ हैंड होल्डिंग कर कर, उनकी सिचुएशंस को समझकर ये समझते हैं कि वो सारे दिन भर में क्या काम करते हैं, और उनको पैरामीटर्स पे जज करते हैं। क्या ये काम उनकी एनर्जी को बूस्ट करता है या उनकी एनर्जी को सक करता है? क्या ये काम वो किसी को डेलीगेट कर सकते हैं या इसमें कोई ऐसी खास इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है जो वो खुद ही कर सकते हैं? उसके बाद हम आते हैं लेवल 2 पर, जहां हम देखते हैं रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, यानी कि रोटी रोटी कितनी बड़ी है। अगर उस काम पर रिटर्न बेहतर है टाइम की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो हम वो काम करेंगे। अगर उसके ऊपर रिटर्न छोटी है, व्हाई टू इन्वेस्ट ओनर्स टाइम ऑन द सेम वर्क? ऑल्सो then we have to identify whether this is a strategic work or an operational work. अगर काम ऑपरेशनल है, रोजाना की चिक चिक झिक वाला है, तो क्या वो कर कर हम अपने समय के साथ इंसाफ कर रहे हैं? हमें स्ट्रेटेजिक काम करने हैं एज बिजनेस ओनर्स। हमें सिस्टम्स को क्रिएट करना है कंपनी में, ताकि लोग अकाउंटेबल हो जाएं, लोग अपने आप काम करें, और आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो कि आप उनकी अकाउंटेबिलिटी को मॉनिटर कर पाएं। बस, और आपका लक्ष्य होना चाहिए स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी और ग्रोथ, ऑपरेशंस नहीं। तो मतलब कोई ऑपरेटर माइंडसेट से बिजनेस माइंडसेट में कैसे शिफ्ट करेगा, क्योंकि वो तो इतने साल की मानसिकता लेके आया है। मैंने वही कहा कि जब हम पार्टिसिपेंट्स के साथ काम करते हैं, हम बहुत क्लोजली काम करते हैं, सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम उनकी माइंडसेट को चेंज करते हैं। फिर हम उन्हें सिखाते हैं स्केड्यूलिंग कैसे करनी है, टास्क आइडेंटिफिकेशन क्या करनी है, फिर हम सिखाते हैं कि गोल्स कैसे सेट करने हैं।
विचित्र बात यह है कि विश्व में 90% लोग कोई गोल्स नहीं बनाते, केवल 10% लोग गोल्स बनाते हैं। उनमें से भी 3% ऐसे होते हैं जो लिखते हैं और थोड़े से होते हैं जो उन पर एक्शन करते हैं। तो हम पहले माइंडसेट चेंज करते हैं, फिर स्केड्यूलिंग, टाइम टेबल बनवाना सिखाते हैं, फिर हम उनको प्रूवन स्ट्रैटेजीज देते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रूवन स्ट्रैटेजीज जो वो अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करें ताकि वो ऑटो पायलट पर कंपनी को रन कर सकें। और फाइनली हम उन्हें देते हैं टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी जिसके बेसिस पे वो सिस्टम्स को रन करते हैं। और इसमें समय लगता है करीब 5 महीने का। 5 महीने हम उन्हें सिखाते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंटेशन करते लग जाते हैं करीब 6 से 7 महीने। 6 से 7 महीने उनको लग जाते हैं, तो 1 साल का प्रोसेस है पूरा का। मैंने वही कहा कि यह तपस्या है। 6 से 7 महीने तपस्या करेंगे तो ही हम फ्रीडम ऑफ टाइम और अबंडेंस ऑफ वेल्थ को अचीव कर पाएंगे। पर बिजनेस में ऐसा देखा जाता है कि सर बहुत स्ट्रेस होता है, तो बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। नौकरी करी बट आज सुबह गए, शाम को गाली खाई बॉस से, फिर चले गए, फिर वापस गाली गई, फिर काम करते 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 ज़िंदगी निकल जाती है। चलो बहुत सारे लोगों की निकल गई है, बट बिजनेस जो भी कर रहा है, आप लोग इतने लोगों को बिजनेस सिखाते हैं, तो स्ट्रेसफुल जॉब है। तो वो कैसे मैनेज करें उस स्ट्रेस को ताकि बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प मिल जाए? सेल्फ इंड्यूस्ड स्ट्रेस है ये जो बिजनेस का स्ट्रेस है, ये कियोस जो हम क्रिएट करते हैं अपने बिजनेस में, उसकी वजह से स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस से कियोस होता है और कियोस से फिर स्ट्रेस होता है। ये एक लूप है, हम उस लूप में फंस जाते हैं। हमें ये नहीं समझ आता इस लूप से निकले कैसे। हम घर जाते हैं तो बिजनेस साथ जाता है, हम हॉलिडे पे जाते हैं तो वाइफ के साथ हम हॉलिडे पर हैं लेकिन फोन पर बिजनेस चल रहा होता है। ये एक कॉमन बिजनेस ओनर की प्रॉब्लम है और एक कॉमन हाउसवाइफ की भी प्रॉब्लम है। आपने एक वो रील देखी होगी ना कि जिसमें एक लड़का लड़की होते हैं, वो लड़का ऐसे फ़ोन पे बात कर रहा होता है, लड़की बोलती है कि क्या तुम दिन भर फ़ोन पे बात करते रहते हो, तो फ़ोन नीचे रखता है, तो वो पूरे गरीब हो जाते हैं। मिक्रो अभी तो फ़ोन उठाता है तो वो अमीर हो जाते हैं। तो एक बिजनेसमैन को 24 घंटे फ़ोन पे लगा रहना चाहिए, या फिर एक बिजनेसमैन उसके पास सबसे ज़्यादा फ्री टाइम होता है? देखिए, जो स्ट्रेस चीज है ना, ये आपकी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को खराब कर देता है। हम बिजनेस करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर वो बिजनेस चूज करता है अपने लाइफ के प्रोफेशन को, तो वो चूज करता है अबंडेंस और फ्रीडम ऑफ टाइम के लिए, बट असलियत में उसी को खो देता है। ना उसके पास वीकेंड्स होते हैं, ना उसके पास अपना कोई समय होता है। उसका बिजनेस डिसाइड करता है कि उसका आज की दिनचर्या उसकी क्या है। लेकिन जब हम सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो हम इसको बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि हम आज क्या करेंगे। आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे लेकिन काम होगा। हम 6 महीने चंद्रमा पे बैठ जाएं और वहां इंटरनेट आ जाए तो हम वहां से भी अपना ऑफिस चला सकते हैं, इफ यू हैव राइट सिस्टम्स इन प्लेस। मैं भी मेरी टीम को एक ही बात बोलता था, सेल्स में जो जितने भी लोग हैं, सेल्स तुमको नहीं चलाए, तुमको सेल्स चलानी है। मतलब तुम सेल्स ड्राइव करो कि बोलो कि इस महीने इतना कर पाएंगे, इतना हो पाएगा। तुम अगर बोलोगे तो काम हो पाएगा। ऐसा होगा कि नंबर्स बता रहे कि तुमको कितना टारगेट करना है, तुमको कितना करना है, जबकि उल्टा होना चाहिए। बिजनेस में भी यही होना चाहिए कि आप बिजनेस को चला रहे हो, ना कि बिजनेस आपको चला। Absolutely right. You need to have control on your life. The more control you have on your life, more control you will have on your business. तो मैं बार बार कहता हूं कि लिमिटिंग माइंडसेट को चेंज करना है, लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज करना है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। जितना एफिशिएंट हम, उतना एफिशिएंट हमारा बिजनेस। और बिजनेस में एक बात बोली जाती है कि बिजनेस में सिस्टम होता है, तो आप कैसे डिफाइन करते हो कि क्या होता है सिस्टम? 3 चीजों से बनता है जी सिस्टम: पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। पीपल, जब मैं पीपल कहूं तो स्किल्ड लोग और सही तरीके से प्रोसेस के लिए स्किल्ड लोग। फिर आता है प्रोसेस। प्रोसेस मतलब कि डिफाइंड, डॉक्यूमेंटेड और कम्युनिकेटेड प्रोसेस, एक लेड डाउन एसओपी जिससे कि एक तरह का काम होगा, जिससे कि क्वालिटी इंश्योर होती है, होमोजेनिटी इंश्योर होती है। और तीसरा है टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप लोगों को स्केल कर सकते हैं, लोगों को अच्छा बना सकते हैं, प्रोसेस को डिजाइन कर सकते हैं, पर उसको मॉनिटर और रिकॉर्ड करने के लिए आपको चाहिए टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर्स। सो इन 3 चीजों को जब आप मिला लेते हैं तो बनता है सिस्टम, और सिस्टम इंप्लीमेंट करते ही मिलती है आपको फ्रीडम ऑफ टाइम। अच्छा, एक अपन स्ट्रेस की बात कर ही रहे थे, तो एक स्ट्रेस पे एक कोट है। वो कोट ऐसा है कि अगर आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते तो आप सक्सेस को हैंडल नहीं कर सकते। स्ट्रेस से, जैसे मैंने कहा, आपका इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ तीनों खराब हो जाते हैं। ये इम्पेरेटिव है कि हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें। उसके बहुत से तरीके हैं। एक तो अपने लाइफस्टाइल चेंजेस लाएंगे, अपने आप को स्केड्यूलिंग में लेकर आएंगे, प्लस यू कैन ऑल्सो ट्राई मेडिटेशन, बिकॉज मेडिटेशन वुड हेल्प यू ब्रिंग डाउन योर
स्ट्रेस लेवल्स। जैसे ही आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करते हो, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है, आपका फोकस बढ़ता है। तकलीफ क्या है? स्ट्रेस कहाँ से आता है? स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। हम अलग-अलग चीज़ें उठा लेते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी एकदम से व्हाट्सएप खोल लूँगा, अभी एकदम से ईमेल का जवाब दूँगा, आपसे बात करते-करते ध्यान कहीं और चला जाएगा। ऐसा ही होता है? सबके साथ होता है? ये रिज़ल्ट है फ्रैगमेंटेड डिस्ट्रैक्टेड अटेंशन। ये होता है मल्टीटास्किंग की वजह से। और हमें एक समय में एक ही काम करना है। एक समय में एक काम करेंगे, पूरे एकाग्रता से करेंगे, तो हमारे काम ज़्यादा जल्दी निपटेंगे। तकलीफ क्या है? हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग करेंगे, 4 चीज़ें उठा लेंगे, तो हम शायद बेहतर काम कर रहे हैं। लिटिल डू वी रियलाइज़ कि उसमें हम करीब 28% टाइम लूज़ करते हैं, जब हमारा दिमाग अलग-अलग चैनल पे बार-बार स्विच करता है। इफ़ेक्टिवली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो 28% टाइम को वेस्ट करता है, प्लस आपकी एफिशिएंसी कमज़ोर होती है क्योंकि बार-बार आपको चैनल चेंज करना पड़ता है दिमाग का। तो मल्टीटास्किंग छोड़ दीजिए, आपके आधे स्ट्रेस खत्म हो जाएँगे। सोशल मीडिया को केयरफुली यूज़ कर लीजिए, आपके आप आधे स्ट्रेस खत्म हो जाएँगे। सर आपने ARMMI कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है। जी। क्या है ARMMI कॉन्सेप्ट? मैं इसे आर्मी कहता हूँ। अच्छा, आर्मी। एक्ट, रिकॉर्ड, मेजर, मॉनिटर, इम्प्रूव। You cannot improve if you don't monitor. You cannot monitor if you don't measure. You cannot measure if you don't record. And you cannot record when you don't act. बिजनेस ओनर्स कैसे काम करते हैं? फोन पे बोल दिया वर्बल, व्हाट्सएप पे बोल दिया, भूल गए। यही होता है क्योंकि सिर्फ वो एक्ट कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे। छोटे से छोटा एक्ट हर प्रोसेस का, हर डेलीगेशन का रिकॉर्ड होना चाहिए। जब रिकॉर्ड होता है तो हम उसको मेजर कर पाते हैं, उसमें समय कितना लगता है। जब हमें रिकॉर्डिंग हो जाती है, मेजरमेंट हो जाती है, हम मॉनिटर करते हैं। जब मॉनिटरिंग होती है, हमें पता लगता है कि कहाँ बॉटलनेक्स हैं। क्या कोई व्यक्ति स्लो काम करता है? क्या उसकी प्रतिभा में कमी है? या क्या हमारे को यहाँ ज़्यादा लोग लगाने पड़ेंगे इस काम के लिए? क्योंकि अभी हम वेग तरीके से काम कर रहे हैं। मॉनिटरिंग होने पर हम इम्प्रूव कर पाते हैं। सो ARMMI, एक्ट, रिकॉर्ड, मेजर, मॉनिटर, इम्प्रूव। अगर हम इसको अपनी थ्योरी बना लेंगे तो हर चीज़ हम इम्प्रूव करते चले जाएंगे। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने हम चीज़ों को इम्प्रूव कर देंगे। पूरे इंडिया के अंदर जितने भी बिजनेसमैन हैं, क्या कॉमन पेन पॉइंट्स है सबके पास? सबके पास पेन पॉइंट क्या है कि सबके पास हमेशा समय कम है और काम हमेशा ज़्यादा। अपनी कंपनी में वो ही सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्यों? दूसरा पेन पॉइंट है क्योंकि उनकी टीम अकाउंटेबल नहीं है। उन्होंने अपनी टीम को इतना एम्पावर नहीं किया कि वो डिसीजंस ले पाएँ, कुछ काम कर पाएँ। तीसरा, कोई इनोवेटिव स्ट्रैटेजी नहीं है। सिर्फ डिस्काउंट देते हैं या क्रेडिट, उधार देते हैं या डिस्काउंट। उसके अलावा कोई इनोवेटिव स्ट्रैटेजी नहीं है कि कैसे मार्केट आपके पीछे आए आपका सामान लेने के लिए। और चौथा, कि कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। घर तक काम को ले जाते हैं, सैटरडे, संडे, रात हर वक्त काम दिमाग पर चलता रहता है। और पांचवा, पेमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट्स इज अ बिग प्रॉब्लम। उनके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि उनकी पेमेंट्स टाइमली आ जाएं। सो कैश फ्लो इज अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा, डे टू डे लाइफ के अंदर टाइम मैनेजमेंट का कोई फॉर्मूला है सर आपके पास? ये फॉर्मूला है 4-7-1-R। 4-7-1-R। 4 मतलब वेकअप एट 4 AM। 7 मतलब 7 घंटे सोइए लगातार। 1 मतलब एक समय में एक ही काम कीजिए। और R मतलब सिर्फ रेलेवेंट काम कीजिए, इधर उधर अपना समय व्यर्थ ना कीजिए। अच्छा, अटायर और प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस एक बिजनेस में कितना इंपॉर्टेंट है? हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और ये इंफॉर्मेशन उसे मिलती है 5 सेंसेस से। सेंस ऑफ साइट से, सेंस ऑफ हियरिंग से, सेंस ऑफ स्मेल से, सेंस ऑफ टच और टेस्ट से। इसमें से 84% इनपुट इंफॉर्मेशन का उसको आईज से मिलता है, सेंस ऑफ साइट से। इसका मतलब हम किसी और के बारे में जब कोई परसेप्शन बनाते हैं, कोई इमेज क्रिएट करते हैं, तो सबसे ज्यादा इनपुट आ रहा है आईज से। यानी कि अगर वो व्यक्ति अच्छे से ड्रेस्ड है तो हमारे जजमेंट पर, हमारी परसेप्शन पर फर्क पड़ता है। इसी प्रकार अगर आप अच्छे से ड्रेस हैं तो आपके सामने वाले की आपके बारे में क्या परसेप्शन है, उसका इम्पैक्ट जरूर उसके दिमाग पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि आप अच्छे कपड़े पहने, वेल फिटेड कपड़े पहने। और बिजनेसमैन शुड लुक लाइक अ बिजनेसमैन। करेक्ट। अगर आप बिजनेसमैन नहीं लग रहा है तो फिर वो कॉलेज बॉय नहीं दिख सकता, अचकन पहनकर अपने दफ्तर नहीं जा सकता। तो इसलिए
वेयर व्हाट सूट्स योर वर्क। अच्छा सर, गोल सेटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस ओनर के लिए? गोल सेटिंग के बिना तो जिंदगी अधूरी है। मैंने जैसे कहा कि 90% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो गोल्स बनाते नहीं, और केवल 10% है जो गोल्स बनाते हैं। उनमें से भी कुछ थोड़े से ही हैं जो गोल्स को लिखते हैं, और उनमें से बहुत कम है जो उस पर एक्शन लेते हैं। गोल सेटिंग कैसे इंपॉर्टेंट है, एक वाकया बताता हूँ या एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। फर्ज करें आपने अपने घर से निकलना है और परचून की दुकान पर जाकर कुछ सामान खरीदना है। आपके पास दो ऑप्शन है। आप घर से उतरे, दाएं या बाएं जहां मुड़ना था मुड़े, 10 कदम चले, 20 कदम चले, फिर दाएं मुड़े, बाएं मुड़े और उस दुकान पर पहुंच गए जहां से आपने सामान लेना था। और दूसरा, घर में पड़ी ट्रेडमिल पर भागें और उस दुकान पर पहुंचे, भागते रहे तब तक जब तक पहुंचते नहीं। तो अगर आपके पास गोल्स नहीं है ना, तो आप एक ऐसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो जो आपका पसीना तो निकाल देगी, कहीं पहुंचाएगी नहीं। सर अपन बात कर रहे थे ना डेलीगेशन की भी है कि काम को डेलीगेट करना चाहिए। हाँ जी। तो जितने बिजनेस ओनर है वो खुद जब बनाते हैं काम को और डेलीगेट करने में उनको लगता है कि यार मैं इनको दूंगा तो ये काम सही से होगा नहीं, जी, तो क्यों डेलीगेट नहीं करते काम को? मैंने इसमें बहुत रिसर्च करी है। मैंने ऐसे बिजनेस ओनर्स को देखा है जिन्होंने अपने स्क्रैच से, जीरो से अपने बिजनेस को खड़ा किया है। मैंने ऐसे बिजनेसेस को स्टडी किया जहां दो जनरेशन्स एक साथ काम कर रही हैं, फादर और सन। और मैंने ऐसी भी जनरेशन्स देखी हैं जहां ग्रैंडफादर, सन और ग्रैंडसन एक साथ एक बिजनेस में लगे हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता लगा कि कोई भी डेलीगेशन करने में परिस्थिति की प्रॉब्लम नहीं है, केवल प्रवृत्ति की प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं कि हमारे बिजनेस में परिस्थिति ऐसी है कि हम ये डेलीगेट कर नहीं पाएंगे। ऐसा होता नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्रवृत्ति की प्रॉब्लम है कि वो डेलीगेट करते नहीं। कारण 3 है जी। पहला, द कंट्रोल पैराडॉक्स। उन्हें ऐसा लगता है कि जब डेलीगेट किया हमारा कंट्रोल कम हो जाएगा, हमारी अथॉरिटी कम हो जाएगी। उन्हें अथॉरिटी और इम्पैक्ट के रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा। इम्पैक्ट जारी रहता है, अथॉरिटी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है जब हम डेलीगेशन करते हैं तो। और दूसरा है परफेक्शन पैराडॉक्स, यानी कि हर वक्त परफेक्शन चाहिए उन्हें। मैं ये डेलीगेट नहीं करूंगा तो परफेक्शन से काम नहीं होगा। लेकिन वो लिटिल डू दे रियलाइज कि अगर वो अपने ध्यान को ज्यादा इम्पैक्टफुल चीजों पे लगाएंगे, स्ट्रेटेजी की चीजों पर लगाएंगे, तो अगर 10-20% काम थोड़ा ऑपरेशनल लेवल पर कम भी हुआ किसी और द्वारा तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम अपने स्टाफ को, अपनी टीम को वो अवसर नहीं देते कि वो सीख पाए, अपनी प्रतिभा को दिखा पाए। मौका तो दो उन्हें, क्या पता हमसे अच्छा करते हो। और तीसरा, इंडिस्पेंसिबिलिटी इल्यूजन। बिजनेस ओनर्स को लगता है मेरे बिना ये काम हो नहीं पाएगा। ये सबसे बड़ी भूलेखा है उनका। उनको ऐसा लगता है मैं नहीं तो ये काम नहीं। बट हकीकत ये है कि उनके बिना भी काम चलेगा। मुगल एम्पायर चली गई, अशोका एम्पायर चली गई, ब्रिटिश एम्पायर चली गई, जीवन चलता रहता है, लोग आते हैं और जाते हैं। ये कोई ना सोचे कि मेरे करने से कुछ हो रहा है, मैं नहीं तो कोई और कर लेगा। ये हकीकत है। हम क्या करते हैं, हम डूअर को स्ट्रैटेजिस्ट बनाते हैं। हम ये कहते हैं कि आप डूअर से स्ट्रैटेजिस्ट बनो, आप फोर्स मल्टीप्लायर बनो, कंट्रीब्यूटर मत बनो। कंट्रीब्यूटर से फोर्स मल्टीप्लायर की तरह की जर्नी हम लेके जाते हैं। जैसे जब बिजनेस स्केल हो रहा होता है तब कॉमन मिथ या मिसकंसेप्शन आपने सुने हैं, कुछ होते हैं बिजनेस के अंदर? हाँ जी, क्या क्या होते हैं? हमारे बिजनेस में ये एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा। जबकि सवाल ये होना चाहिए, अरे ये नई चीज सुनिए, इसको अपने बिजनेस में कैसे एप्लीकेबल करें। ये है मेन चीज। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हमारा सब काम खराब हो जाएगा। तो क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी अगर किसी बिजनेस के अंदर आ जाएगी तो कितना बिजनेस उनका स्केल कर सकता है सर? टेक्नोलॉजी ने हमेशा बिजनेस को बढ़ाया है, घटाया नहीं है। 1980 के दशक में हमारे देश में जब कंप्यूटर्स आ रहे थे तो बहुत रिसेंटमेंट थी कि जॉब्स चले जाएंगे। जॉब्स एक जगह से गए तो दूसरी जगह आ गए, प्रोग्रामिंग में आ गए, कंप्यूटर हार्डवेयर में आ गए। तो ये तो एक ऐसा इकोसिस्टम है जो चलता ही रहेगा, हजारों सालों से चलता आया है, आगे हजारों साल चलेगा। हमें इसमें भय इनमें नहीं आना है कि टेक्नोलॉजी आ गई तो कुछ लूज हो जाएगा। टेक्नोलॉजी हमेशा हमें बेहतर ही करेगी, ये साइंस की तरह है। अच्छा, अब बहुत सारे बिजनेस कोचेज हैं इंडिया के अंदर, आजकल तो हर रील एक बिजनेस कोच की आती है। आप क्यों अलग हो लोगों से? एक्चुअली आजकल बिजनेस कोचिंग का जो लैंडस्केप है हिंदुस्तान में, वो ऐसा हो गया है कि
एक कोच है और 500 सीखने वाले हैं, उसे कोचिंग नहीं कहते, उसे लेक्चरिंग कहते हैं। कोचिंग वो है जो रमाकांत आचार्य, सचिन तेंदुलकर को सिखाएं कि बेटा पैर ऐसे निकालो, बैट ऐसे चलाओ, उसको कोचिंग कहते हैं। जब तक हैंड होल्डिंग नहीं है, जब तक मैं डीप डाउन आपके बिजनेस को समझता नहीं हूँ, आपके चैलेंजेस को नहीं समझता, आपकी फैमिली के चैलेंजेस को नहीं समझता, जिसके कारण बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं, मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। तो कोचिंग है 1-on-1। एक के साथ 30-40 लोग तो कोच किए जा सकते हैं, 500, 10,000, 2,000 बेकार है। इट इज प्लेन लेक्चरिंग, इट इज नो कोचिंग। मतलब आपके पास किस टाइप के क्लाइंट आ सकते हैं, मतलब कौन से स्टेज पे होंगे तब वो आपके पास कोचिंग मेंटर लेने आ सकते हैं? क्या कोई स्टार्टअप भी आ सकता है जो अभी 10-20 लोगों की कंपनी स्टार्ट करी है? छोटे बिजनेस आ सकते हैं। अगर आपका टीम साइज 5 से 7, 8 है, या आपका टीम साइज 1,000 है, आप हमारे साथ आ सकते हैं। एंड वी हैव सॉल्यूशंस फॉर एवरीबॉडी, राइट फ्रॉम द बिजनेस जिनके पास 5 से 10 एम्प्लॉइज हो, और ऐसे बिजनेस भी जो कि 500, 1,000 एम्प्लॉइज के साथ काम कर रहे हैं, हम सबकी हेल्प कर सकते हैं। 20 वीक हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है, वो कैसे हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर्स को? जी, हम इसे कहते हैं 20 वीक ऑटो पायलट योर बिजनेस प्रोग्राम। इसमें हम बहुत क्लोजली बिजनेस ओनर्स के साथ काम करते हैं, उनके चैलेंजेस को समझते हैं, उनके बिलीव्स को चेंज करते हैं, उन्हें सिस्टम्स देते हैं, उन्हें उन्हें टेक्नोलॉजी देते हैं, और हैंड होल्ड करते हुए 20 हफ्ते तक उनके साथ रहते हैं। और तब 20 हफ्ते तक अगर वो हर चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, तो उनका बिजनेस 100% ऑटो पायलट पर आ जाएगा। आपने एक बुक भी लिख रहे हो सर, उसका नाम है लक बाय चॉइस। क्यों चुना आपने ये नाम और क्या कॉन्टेक्स्ट है इस बुक के अंदर? लक बाय चांस नहीं, लक बाय चॉइस इसलिए क्योंकि मैं भाग्यवादी नहीं, कर्मवादी हूं। अक्सर हम अपनी सफलता विफलता को भाग्य पे दोष दे देते हैं। हम ये नहीं रियलाइज करते कि कर्म से हमारा भाग्य बनता है। अगर हम कर्मवादी होंगे तो वी कैन राइट आवर ओन फॉर्च्यून। द टाइटल इज लक बाय चॉइस, बट द सब टाइटल इज द साइंस ऑफ क्रिएटिंग योर ओन फॉर्च्यून। ये एक साइंस है। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी एफिशिएंसी को बेहतर करेंगे, अपने बिजनेस को बेहतर कर पाएंगे, आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, आपके रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाएंगे। एंड दैट इज व्हाई आई कॉल इट लक बाय चॉइस। अच्छा, कोई आपको ज्वाइन करता है तो कितने टाइम में उसको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे? उसका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे कितने टाइम पे आ जाएगा? जी, हम कहते हैं कि 20 वीक्स का ऑटो पायलट योर बिजनेस ज्वाइन कीजिए। पहले हफ्ते से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, पहले हफ्ते से रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। चौथे 5वें हफ्ते तक आपको मजा आने लगेगा। जब तक 16 से 20 हफ्ते आएंगे, आप कंट्रोल में आने लग जाओगे। कोर्स खत्म होने के अगले 1-2 महीने में आपका कंट्रोल जबरदस्त हो जाएगा बिजनेस के ऊपर। आपको मिलेगी एबंडेंस ऑफ वेल्थ, फ्रीडम ऑफ टाइम, एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑन योर बिजनेस एंड योर लाइफ। तो ऐसे ही सर बहुत बढ़िया पॉडकास्ट अपन ने एक बनाया है, और एस्पायरिंग फाउंडर्स बहुत सारा देखते हैं इस पॉडकास्ट को, जो भी फाउंडर बनने वाले हैं, जी, और जो मिड लेवल फाउंडर, जो बिलियनर्स भी, वो भी इस पॉडकास्ट को देखते हैं। सो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि ऑटो पायलट मोड पे नहीं आ सकता है, so मेरा बिजनेस भी ऑटो पायलट पे ही चल रहा है, और सर ने बताया कि ऑटो पायलट मोड पे आ सकता है बिजनेस। तो अगर आपको टाइम चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो ऑटो पायलट मोड पे अपने बिजनेस को लेके जाओ, पर उससे पहले सीखना पड़ेगा सब कुछ, और अगर वो सीख लिया तो जल्दी आ जाएगा, नहीं तो टाइम तो लग ही जाएगा। नहीं तो ठोकर खा के सीख लेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक कमिंग यू इन सो दिस। मच फॉर हैविंग मी हियर, इट वाज माय प्लेजर।